नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और अकबर इलाहाबादी का एक शेर के साथ मैं आज का पॉडकास्ट शुरू करूँगा कि ज़रूरी चीज़ है तजुर्बा भी ज़िंदगानी में। ज़रूरी चीज़ है तजुर्बा भी ज़िंदगानी में, तुम्हें ये डिग्रियाँ बूढ़ों के हम सीन खड़ा कर नहीं सकती। आज हम तजुर्बे की बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफ़ेसर एच एल वर्मा जी हैं और हाल में वाइस चांसलर हैं बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से। सर नमस्कार, आप हमारे लिए आपने समय निकाला। नमस्कार। और सर के बारे में बताएं कि 50 साल का अनुभव हो गया है टीचिंग में और सारे इन चीज़ों में। तो आज है ना उनसे यही बात करेंगे तजुर्बे की और फिर बात करेंगे एजुकेशन तक पहुंचेंगे। तो सर एक तो आपका जो इतना लंबा तजुर्बा रहा, 50 साल हो जाएंगे अभी, और हम तो कहेंगे कि और आप स्वस्थ रहें और चीज़ें हम आप जैसे लोगों से सीखें, हम बच्चों को भी सीखने को मिले। तो क्या लबो लबाब निकला, आप निष्कर्ष निकाले 50 सालों का, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने टीचिंग जॉब एज ए लेक्चरर अगस्त 1976 में स्टार्ट की थी। ये 49 प्लस इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस पूरे समय में हमने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सी चेंजेस आई हम्म, और स्टूडेंट्स में भी बहुत सी चेंजेस आई। और हमारा कुछ ऐसा रहा कि हम जैसे जैसे चेंज हुआ उसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज करते रहे। और जैसे शुरुआत थी तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम से एजुकेशन थी, बच्चे क्लास में आते थे और ये कंप्यूटर वगैरह का इतना नहीं था। और अब इस पूरे पीरियड में अगर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया, हमने भी सीखी और साथ साथ जो बच्चों का एटीट्यूड, उनका लर्निंग के प्रति जो बच्चों का है डायरेक्शन, हम्म, उसमें भी हम काफ़ी चेंज देखते हैं। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा कई बार जो हमारे टीचर हमारे से बात करते हैं जी। कि जी बच्चा क्लास में कम आता है हम्म, या आना नहीं चाहता। हम्म, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप चेंज करिए, आपको खुद चेंज करना होगा। जो बच्चे की आज की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी हमारे से एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी नीड है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करेंगे तो ये आपको दिक्कत आएगी। इसलिए चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है चाहे कोई भी सेक्टर है। हम्म, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें भी चेंज होना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आदमी चेंज्ड सिनेरियो में अपने आप को चेंज कर लेगा वो रेलेवेंट बना रहेगा। जो चेंज नहीं कर पाएंगे वो फिर रेलेवेंट नहीं रह पाते, उनको दिक्कत भी आती। हम्म, तो ये हमारा तो ये है एक्सपीरियंस, हमने बड़े दिल से लिया एजुकेशन को, अपने प्रोफेशन को इंजॉय किया रहता है, हम्म, हर सिचुएशन में इंजॉय किया, एज ए टीचर भी, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और शायद मैं समझता हूँ यही एक राज है कि हम बहुत ही इसको बहुत इंजॉय करते हुए कैरियर को आगे लेके। बिल्कुल। तो आपने बताया कि एजुकेशन का सामाजिक ताना बाना भी बहुत बदला होगा सर, उस समय से लेके आप 50 साल तो बहुत 3 पीढ़ियों का फर्क आ जाता है बीच में। तो क्या शुरुआत और अब में कितना अंतर देखते हैं? वो पहला समय ठीक था, अब ठीक है, क्या फील करते नहीं, हैं? समय तो वो भी ठीक था, हम्म, अब भी ठीक है। अब थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा हैं, ओके सर। अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, हम्म, दोनों बातें हैं। पहले बच्चों को ये था कि डिग्री करेंगे तो हमें जॉब की सर्टिनिटी थी कि मिल ही जाएगी। और सभी बच्चों को हम देखते हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको जॉब मिली और सरकारी नौकरी मिली, बहुत से बच्चों को सरकारी नौकरी। और धीरे धीरे जैसे समय बदला और उसके साथ साथ हमने देखा प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई और जॉब्स भी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा निकली। और फिर जैसे ये चेंज हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ और विदेशों में भी नौकरियां निकलने लगी। तो इसलिए अब इस बदले हुए जो समय है इसमें हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बड़ी हैं। और पहले विदेश में जाना एक बच्चे का सपना होता था, हमारा भी सपना था कभी कि हम विदेश जाएंगे, जी। पर नहीं जा पाए। पर आज के हम कंटेक्स्ट में देखते हैं कि कोई भी बच्चा आज
दिल्ली में जॉब कर रहा है या बेंगलोर में जॉब कर रहा है, उसको पता चलता है कि ये अब उसकी यूएस में बदली होगी या उसको कहीं कंपनी ने और भेज दिया। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ अब ग्लोबल हैं। पहले अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर लोकल थी, पर उसके साथ साथ चैलेंज ये है कि अब कम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो आपकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए। तो इसलिए जो बच्चे आज के कंटेक्स्ट में ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ को अचीव कर पाते हैं, उनके लिए तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मीडियोकर के लिए या बिलो मीडियोकर के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हम यही मैसेज देते हैं बच्चों को कि आज के समय के अनुसार जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो समय की रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली तैयार करें। तो ये बदला हुआ स्वरूप यही है कि बाकी समाज में और भी बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, हम देख रहे हैं। पहले गर्ल्स का इतना जॉब में पार्टिसिपेशन नहीं था जी। अब गर्ल्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया, कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में और प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो लड़कों के बराबर वो compete कर रही हैं, रादर उनसे आगे जा रही हैं। और पहले तो लड़कियों के लिए हम देखते थे सिर्फ टीचिंग जॉब ही ज़्यादा सूटेबल लगती जी। थी। तो पर आज के कंटेक्स्ट में लड़कियां प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी हैं और आगे बढ़ रही हैं। इवन अब तो आर्मी में जाना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए ये बदला हुआ समाज का ताना बाना तो है ही, और फैमिली सिस्टम में भी बहुत चेंज हम नोट कर रहे हैं। अब यूनिटरी जो सिस्टम है फैमिली का, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम और परिवार में रहते थे लोग, अब अकेले अकेले रह रहे हैं। हम देखते हैं कि दिल्ली में, गुड़गांव में तो जो नए बच्चे हैं वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली भी चला रहे हैं और अकेले भी रह रहे हैं। तो इस टाइप का समाज में भी बहुत चेंज है। तो नए दौर में सर, जैसे जॉइंट फैमिली का आपने जिक्र किया, तो अब माइक्रो फैमिलीज हो गई, छोटे छोटे परिवार हो गए, और उसमें भी मियाँ बीबी कहीं हो सकता है हाँ। जॉब कहीं और कर रहे हैं, वो कहीं और कर रहे हैं। तो इसमें फिर कहीं ना कहीं जो हमारा जो घर का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो रहा ही होगा आपके हिसाब से, क्या है? नहीं, प्रभावित तो है, हम्म, पर यह है कि क्योंकि अब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ है। हम्म, हम पहले ये था कि पहले घर में एक जॉब करता था, हम्म, अब दोनों जॉब कर रहे हम्म, हैं, लड़की भी बराबर की जॉब कर रही है। हम्म, तो इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी, ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है हम्म, कि मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं रहा और प्रोफेशन के एंगल से भी कोई अंतर नहीं। तो ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ ये फैमिली सिस्टम इफेक्ट हुआ, हो भी रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की बात होती है कि गर्ल्स भी बॉयज़ भी अपना मिल के थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे तो फैमिली सिस्टम भी ठीक चलता है। जी सर। ये भी एक चैलेंज का पार्ट ही मैं बताऊँ कि भी थोड़ा फैमिली सिस्टम में भी कुछ चैलेंजेस तो हैं। अब हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट भी इंडिया में डाटा बता रहा है कि बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे भी यही चेंज का ही इम्पैक्ट है वो कि दोनों इक्वल हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, बराबर के हैं। तो अगर छोटा मोटा क्लैश होता है तो एक दूसरे के बॉदर भी नहीं करते। तो इसलिए वो इम्पैक्ट तो है, पर उसको हम पॉजिटिव सेंस में ही लें। ओके। आप शिक्षक रहे सर, प्रशासक के तौर पर आप भी भूमिका में हैं, तो दोनों में अंतर देखते हैं या फिर एंजॉय किस में ज़्यादा है? आप मज़ा किस में आया है सर? देखो, मैंने दोनों को एंजॉय किया हम्म, और मैं ये मानता हूँ कि जो एक अच्छा टीचर जब वो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है वो ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको एक अच्छा टीचर होना, हम्म, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हम्म, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो लीडरशिप रोल है वो डिफरेंट होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इट इज़ एकेडमिक लीडरशिप, कि आपने दूसरों को लीड करना है, उनको गाइड करना है एकेडमिकली, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते। और जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी इंडस्ट्री की बात करें या कोई और करें, वहाँ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। हम्म, तो यहाँ जो रोल है वो एकेडमिक है। तो अगर आपका एकेडमिक टेस्ट है, आप एक अच्छे एकेडमिशियन हो, तो ही आप बेटर वे से एक अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लीडर भी बन सकते हो। मेरा ये अनुभव है। तो इसलिए
मैंने तो दोनों सिचुएशन को बहुत एंजॉय किया, टीचिंग को भी किया है। अब भी मैं जैसे मैं जब गुरु जम्बेश्वर में पीवीसी रहा, मैंने कभी क्लास नहीं छोड़ी थी, ओके। मैं क्लास भी पढ़ाता था। कई बार ऐसा होता है कि किसी पद पे चलेगी फिर क्लास इफेक्ट हाँ, होती है फिर। तो इसलिए मैं जब तक ये पीएचडी के स्टूडेंट अब भी मैं गाइड करता हूँ, ओके सर। तो उनके साथ मेरा बहुत लगाव रहता है। और मैं जिस संस्था में भी रहा एज ए वाइस चांसलर, मेरे को 12 साल से ऊपर हो गया एज ए वाइस चांसलर, तो स्टूडेंट के मन में ये होता कि अगर इस संस्था में कोई हमारा वेलविशर है, वो वीसी है, तो अगर ऐसा ही आप सिचुएशन या ऐसा आप मैसेज दे पा रहे हो, तो इससे बहुत और कोई ज़्यादा आनंद की बात नहीं। तो मेरा स्टाइल तो एकेडमिक ही रहा, एकेडमिक। और मैं ये फील करता हूँ कि अगर एकेडमिक लीडरशिप करोगे तो ही सक्सेसफुल। अब सर जैसे इंटरनेट आ गया, गूगल आ गया, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारी चीज़ ऐसी आ गई कि हम एक क्लिक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। एक टीचर के लिए चुनौती मानते हैं, आप किस तरीके से देखते देखो, मैं टीचरों को बताता हूँ हैं? कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको तो आप रोक नहीं सकते। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ कि आप इसको ये जो चैट जीपी है, जहाँ और जितनी भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, कई बार हमारे पास पीएचडी के कई कंप्लेंट्स भी आती हैं, इश्यूज भी आते हैं कि ये इन्होंने थीसिस इंटरनेट के थ्रू लिख लिया या लिखवा लिया या पब्लिकेशन करवा दी। मैं हमेशा टीचर्स को ये कहता हूँ कि आपको इसको तो आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते, जी। आपको अपने आप को चेंज करना है। और हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। तो हमने बच्चों को गाइड करना है कि इसका पॉजिटिव यूज़ करें, जी। नेगेटिव यूज़ को अवॉइड करें। तो इस तरह से आपको मैनेज करने की बात है। और ये फ्यूचर में आप ये कहो कि जी आप चैट जीपीटी के से थीसिस लिख लिया या कोई पेपर लिख लिया तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। जब वो फैसिलिटी अवेलेबल है, बच्चा करेगा, पर उसमें फिर आप उसकी इतनी एडवांस लेवल की बात करो, उसकी कुछ और उसमें ऐसा ऐड करो कि उसका वो यूज़ भी हो, प्लस उसकी फर्दर नॉलेज भी होनी चाहिए उसमें। चाहिए। तो इसलिए ये मैनेजमेंट की बात है, मैं इसको कहूँगा मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी सर। ये जी मैनेजमेंट। जी सर। जैसे दोनों में अनुभव कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है सर? अब आप देखते हैं कि चीज़ों में कहाँ हम कर सकते हैं अभी? जैसे जैसे आपका एकेडमिक का भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहा है, तो हम्म, उनमें अभी चेंज की और ज़रूरत है। एनईपी पे आएंगे सर फिर हम उसमें। वो एक अच्छा कदम है या उसमें अब भी कुछ ऐसी खामियां हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं? देखो, अब ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें आप टीचिंग भी चेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज। अगर जो टीचर उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर पा रहा है वो कंफर्टेबल है, जो नहीं कर पा रहा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है चाहे वो टीचर है, तो वो उसको चैलेंजेस हैं, उसको डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो इसलिए चेंज तो टीचिंग में भी होगा, हो रहा है। और जो संस्थाएं इसमें टीचिंग में अकॉर्डिंगली चेंज कर पा रही हैं, तो वो संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। और जो टीचर इसको चेंज कर पा रहे हैं वो टीचर भी आगे बढ़ रहे हैं। और चेंज तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और टीचिंग। जैसे सर एनईपी लागू कर दी, तो क्या तैयार थे सारे विश्वविद्यालय में, प्राइवेट और सरकारी, गैर सरकारी, तमाम की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की तैयारी पहले थी या फिर बाद में हम फिर वो चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है अभी? देखो, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको अगर हम कहें भी ये बिना तैयारी के लागू किया, ऐसी बात नहीं है। ये तो रादर बहुत लेट लिया गया डिसीजन है। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो तभी हमें अपनी एजुकेशन को पूरा रिस्ट्रक्चर कर लेना चाहिए। तो वो छोटे छोटे सुधार तो होते रहे बीच बीच में, पर एनईपी एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, मेजर चेंज की बात हो रही है इसमें। क्योंकि ये जो एनईपी है ये इंडियन कल्चर और इंडियन जो हमारी बैकग्राउंड है, जो ट्रेडिशंस हैं, उससे मैच करता हुआ ये एक सिस्टम है। तो इसलिए हमें, जैसे मैं एनईपी को अगर कई बार डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एनईपी दो बातों का कम्बिनेशन है। जी।
एक तो यूएस मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन, कि यूएस क्योंकि एजुकेशन में टॉप पे है वर्ल्ड में, वहाँ की जो लिबरल एजुकेशन कंसेप्ट है, ये एनईपी में उसको कॉपी किया गया। एनईपी में भी हम लिबरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और अमेरिका में जितनी भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं लिबरल एजुकेशन, चाहे वो हार्वर्ड है, चाहे वो स्टैनफोर्ड है, जहाँ और जितने वेल नोन इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे लिबरल एजुकेशन से ही बेस्ड हैं। तो हमने एक तो यूएस मॉडल को लिया, प्लस इसमें हमने जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, जो इंडियन बैकग्राउंड है, उसको इसमें कंबाइन कर। तो एनईपी सिंपल शब्दों में ये है कि ये मॉडर्न एजुकेशन की इसमें बात हो रही है, लिबरल एजुकेशन की इसमें बात हो रही है, और साथ में इंडियन कल्चर की भी बात। तो दोनों को मिला के, क्योंकि भारत कोई समय था कि वर्ल्ड में टॉप पे था, हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, या हमारा गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्कूल लेवल पे, तो उनकी जब बात करते हैं तो हमें प्राइड फील होता है कि हम दुनिया में बहुत आगे थे। अब क्योंकि मॉडर्न टाइम में मॉडर्न एजुकेशन को भी हम छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए एनईपी एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट है, बहुत सोच समझ के इस पे बहुत डिस्कशंस हुई, उसके बाद ये पॉलिसी निकल के आई है। तो इसलिए इसको अब चैलेंज तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है, कि हम अगर वर्ल्ड क्लास लीडर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि सबको जॉब मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, हमारा यूथ जो है, जो एक इंडिया की मेजर स्ट्रेंथ है, वो प्रॉपरली इंगेज्ड हो अपने अपने कामों में, तो हमें एनईपी को सीरियस लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एनईपी तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, पर इम्प्लीमेंटेशन में अभी इसकी पूरी तैयारी नहीं है। मेरा सवाल वही था कि हम तैयार थे कि नहीं थे अभी? नहीं, हमारे अभी देखो एनईपी 2020 का मतलब 5 साल हो चुके। 5 साल में काफ़ी चेंजेस हो जानी चाहिए। अब एनईपी में 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि टॉप लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको चेंज करना है। दूसरा पार्ट इसमें है जो इंडिविजुअल लेवल पे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं चेंज करेंगी। अब एनईपी के अकॉर्डिंगली ये था, हम बात भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कि जितनी भी ये मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये मर्ज होंगी, यूजीसी, एआईसीटी या और जितने संस्थाएं हैं, जहाँ डिफरेंट काउंसिल्स हैं, तो एक संस्था बनेगी। पर अभी तक जो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी तरफ कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिए गए, जो अभी मिसिंग है वो। क्योंकि इसमें एक इशू ये भी आ रहा है हमारे देश में, भारत एक बहुत बड़ा देश है, कि एजुकेशन हमारी कंकरेंट लिस्ट में है, तो जिसमें स्टेट भी डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है। सर, हम सुधारों की बात कर रहे थे कि जैसे आपने कहा कि यूजीसी और सारी चीज़ें मर्ज हो जाए, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा आपका क्या बिंदु है कि हम वहाँ पे अभी सुधार की ज़रूरत है एनईपी में इस लेवल पर? देखो, इसमें मुद्दे 2-3 हैं। एक तो जो रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए थी, उसमें डिले चल रहा है, वो उसमें जल्दी से जल्दी हो, ताकि एक फ्रेमवर्क मिले सबको। जिस तरह से एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क है, आज भी हम संस्थाओं में देखते हैं कि एक कमेटी विजिट कर रही है, फिर 10 दिन बाद दूसरी कमेटी विजिट कर रही है। अगर एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए संस्थाओं के लिए, ये सबके लिए बेनिफिशियल है, तो एक ही रेगुलेटरी बॉडी, और एक तो वो सुधार चाहिए। दूसरा इसमें मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन। सभी संस्थाओं को ये आज लग रहा है, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी है या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कि पैसा नहीं, फंड की कमी है। क्योंकि जब हम हायर एजुकेशन में या क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और उसके लिए पैसा चाहिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को तो हमने छोड़ दिया कि आप अपना खुद जनरेट करें और खुद उसको खर्च करें। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग एक जैसे उनके पास भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स।
और कई जगह तो ऐसी सिचुएशन है कि सैलरी बिल ही पूरा करने के लिए पैसा सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए फंडिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हमने एनईपी को लागू किया, हमने यूएस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। तो यूएस मॉडल में जो फंडिंग पैटर्न है, हमें उसको भी देख लेना चाहिए। तो उसको अडॉप्ट नहीं किया है। उसको अडॉप्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात हुई जी। कि जी आपके फंडिंग सिस्टम क्या है। उसने मेरे को बताया कि भी हमारे फंडिंग पैटर्न जो पॉलिसी है बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। ओके। हमें ये है कि भी 25% ऑफ द टोटल बजट, अगर हमारा फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का बजट है डॉलर का, तो हम 25% उसका फीस से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम फीस चार्ज नहीं कर सकते। मतलब बच्चों के ऊपर उनका दबाव नहीं पड़ेगा। हाँ, तो उसमें भी जो विदेशी स्टूडेंट हैं, फॉरेन स्टूडेंट उनके पास होता है, उससे ज़्यादा लेते हैं। और जो उनका अपना सिटीजन है वहाँ का, तो उससे फीस थोड़ी और भी कम। तो फीस से 25% और सेकंड 25% वो कहते हैं क्योंकि हम स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, हमें अमेरिकन गवर्नमेंट से 25% जो हमारा बजट पास होता है उसका मिल जाता है। और उसके बाद स्टेट की कोई इंटरफियरेंस नहीं। इवन अमेरिका में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी नहीं है गवर्नमेंट का। उन्होंने बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ को, संस्थाओं को फ्री छोड़ा। और तीसरा जो 25% है वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ के टीचर्स की, फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंसल्टेंसी करें, वो प्रोजेक्ट लेके आए। सभी टीचर्स की जो जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, टर्म अपॉइंटमेंट उसको बोलते हैं। किसी की 5 साल की टर्म है, किसी की 3 साल की टर्म है। तो इसलिए टीचर्स को भी काम करना पड़ता है। उनको पता है कि अगर मेरी टर्म के बाद अगर मैंने फंड जनरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो हो सकता है मेरी टर्म रिन्यू ना हो। तो इसलिए जो वहाँ की फैकल्टी है उसको 10 महीने तो यूनिवर्सिटी में जाना है, कंपलसरी है। 2 महीने की उनको बिना उसके वो विद पे छुट्टी भी देते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाएं, आप कंसल्टेंसी करें, आप रिसर्च करें। और उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होता है, कुछ टीचर रखता है, कुछ इंस्टीट्यूशन को आता है। तो ऐसे करके उन्होंने 25% जो टोटल बजट है उसका टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैकल्टी की। और जो बाकी 25% बचा वो टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। टॉप मैनेजमेंट मीन्स वहाँ प्रेसिडेंट है, या वाइस चांसलर है, या उसके ऊपर चांसलर है। उनको भी उन चेयर पे बैठने का कोई राइट नहीं अगर वो 25% बजट नहीं लेके। तो इसलिए तो उनकी सोर्सेज क्या अडॉप्ट करते हैं सर वो? कहीं से डोनेशन लाएं, किसी इंडस्ट्री से मांगे। तो इसलिए उनका जो फंडिंग पैटर्न है वो वेल डिफाइंड है। हमने इंडिया में क्या कर रखा कि हमने जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट लेके आए। आज की डेट में अगर हम देखें, हमने इतनी कॉस्टली एजुकेशन कर दी प्राइवेट सेक्टर में कि 100% ऑफ द बजट हम फीस से लेते हैं। नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इवन जो ओनर है वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है उसमें से। तो हमने टोटल का टोटल जो बर्डन था वो स्टूडेंट को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। स्टूडेंट के थ्रू मीन्स पेरेंट्स पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए हमारा जो ये जो मॉडल है सेल्फ फाइनेंसिंग का जो मॉडल है, मैं इसको सस्टेनेबल नहीं मानता। क्यों? इंडिया में एक ज़्यादातर लोग क्या है, मिडिल क्लास फैमिली। हमारी पर कैपिटा इनकम अमेरिका की पर कैपिटा इनकम का 1/40 पार्ट से भी नीचे है। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा मॉडल ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग एक्सप्लोर करने होंगे, प्राइवेट संस्था को पर्टिकुलरली। तो उसके आपके लिहाज से क्या उसमें चेंजेस लाए? तो फंडिंग में ये है कि भी एक तो हमें इंडस्ट्री को, जैसे एनईपी कहती है कि भी इंडस्ट्री के साथ एमओयू करें, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें हर बात में। तो अगर जैसे एक तो रिसर्च का होता है कि हमारे जो पीएचडी रिसर्च होती है उसके प्रैक्टिकल एलिमेंट्स बहुत कम हम देखते हैं। अगर वही प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री को नीड है, इंडस्ट्री अलग रिसर्च कर रही है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अलग से रिसर्च हो रही है, दोनों में कोई तालमेल नहीं। तो अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
पीएचडी के लिए भी टॉपिक इंडस्ट्री से ले, इंडस्ट्री उसकी फंडिंग करे, इंडस्ट्री उनके लिए लैब बनाए। ये एक इंडस्ट्री एक सोर्स है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, पर उसके लिए हमें अपनी क्वालिटी ऐसी बढ़ानी पड़ेगी कि वो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करे। तो ऐसे ही समाज से पैसा लेना चाहिए, इल्युमनाई से पैसा लेना चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग तो एक्सप्लोर करने ही होंगे। तो उसके बिना फंडिंग ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो इसमें सर अब जिस तरीके से ये सारी समस्याएं हैं, ये तो अभी दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि ये सरकार सोच भी रही होगी। और हाँ। धीरे धीरे 5 साल हो गए, 5 साल में जो सरकार के हिस्से का काम था तो हो जाना चाहिए था। तो अभी और टाइम लगेगा सर इसमें? इसमें टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सरकारों के पास क्योंकि और भी मुद्दे हैं उनके अपने, तो इसलिए एजुकेशन को प्रायोरिटी पे लेना होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर भारत विकसित देश बनेगा, उसका रास्ता सिर्फ एजुकेशन के। अगर हम एजुकेशन में सुधार लाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे, बच्चों को प्रॉपरली स्किल एजुकेशन देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको प्रोडक्टिवली इंगेज कर पाएंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए विकसित भारत बढ़ने का सपना अगर अचीव कर पाएंगे तो उसका रास्ता एजुकेशन में क्वालिटी इंप्रूव होनी। तो सर जैसे क्वालिटी की बात करी आपने, एम्प्लॉयमेंट की बात करी, तो क्या अब ऐसे स्थिति में, क्योंकि हम थोड़ी देर तक भूल जाते भी सरकार नहीं कर रही, तो ऐसे में हम कैसे कर सकते हैं, खास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़? देखो, हर इंडिविजुअल संस्था को अपने लेवल पे कुछ इनिशिएटिव ले लेने चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के भी होते। दो तरह के अगर हम एनईपी में बातें देखें कि दो तरह के इश्यूज हैं। एक तो जिसके लिए पैसा चाहिए, एक कुछ ऐसे काम हैं जो बिना पैसे के। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो या सरकारी यूनिवर्सिटी का हो, उनको एकेडमिक ऑटोनॉमी फुल होती है। हम सिलेबस कैसा बनाएं, कैसा हम उसको पढ़ाई कैसे करवाएं, इसके लिए ना किसी सरकार की परमिशन की जरूरत है, ना कोई पैसा लगता है। तो इसलिए इसमें जितने भी एकेडमिक काम हैं, जितने भी एनईपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी जितने काम, वो सारे बिना पैसे के, बिना फिनांस के काम। वो संस्थाओं को अपना इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेना चाहिए और वो अपने लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि एक तो जो सिलेबस है, क्यूरिकुलम है, और उसको अपडेटेड क्यूरिकुलम है, इसमें तो किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये एनईपी के अकॉर्डिंगली हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, इंडस्ट्री के साथ जो एमओयू करने हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन या रिसर्च को यूजी पीजी लेवल पे उसको उसका पार्ट बनाना, वो एजुकेशन। तो ये तो संस्थाएं इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप करनी चाहिए, उनको इमीडिएटली करना चाहिए। क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तो जैसे किसी बच्चे ने एनईपी कहती है कि कोई बच्चा एक कोर्स यहाँ से करता है, कहीं और से करता है, तो उसकी डिग्री में हम उसको ले पाए, तो उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं कि हमारे पास एक क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। तो हम बच्चों की जो आज की रिक्वायरमेंट है, आज जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत से कार्य हैं कि जिनके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिविजुअल संस्था पे डिपेंड करता है, कि उनके अपने डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो कितने उसको ले पा रहे हैं। तो वो सारे काम ऐसे जितने भी एनईपी में है, 90% काम ऐसे हैं जो संस्थाओं ने करने, वो उनको कर लेने चाहिए। तो अगर कोई कर पा रहे हैं, वो संस्थाएं आगे भी बढ़ रही हैं। जो नहीं कर पा रहे, वो पीछे। बिल्कुल सर। अब से पॉडकास्ट से पहले एक आपका लेक्चर था, उसमें आप संस्कृत की बात कर रहे थे कि हमारा जो, क्योंकि हम तो वेद और ये सारी चीज़ें हमारे ना संस्कृत में हैं, तो जो हमारे कर्मकांड और सारी चीज़ें संस्कृत में है, और आज की जनरेशन में हम देखें कि संस्कृत से तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हम बात करें कि नई पॉलिसी के साथ उसको कैसे हम साथ में लेंगे, ये भी एक अपने आप में चुनौती लगती है मुझे। तो आपको क्या लगता है सर, उसको कैसे हम फिर साथ साथ लेके चलेंगे? देखो, वो मुद्दा ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, क्योंकि जो हमारा पुराना लिटरेचर है जितना भी, वो सारा संस्कृत
लैंग्वेज में है, ओरिजिनल, चाहे वो वेद है, चाहे वो उपनिषद है, चाहे वो गीता की बात है, या वो रामायण की बात है, या जो हमारे पुराण हैं उनकी बात है, तो ये सारा क्योंकि ओरिजिनल लिटरेचर संस्कृत में है। पर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सभी का अनुवाद भी हो चुका है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, पर्टिकुलरली हिंदी में अवेलेबल। तो सबसे मेन बात तो ये है कि अगर हमें संस्कृत आती हो, हर बच्चे को संस्कृत आती हो, तो हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा उसको बड़ी अच्छी तरह सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो संस्कृत तो एक कंपलसरी पार्ट बनना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने आने वाली पीढ़ी को, हमारे यूथ को एक अच्छे नागरिक बनाने की जो हमारी सोच है, उसके लिए तो संस्कृत बेस है। अगर संस्कृत नहीं भी है तो हम हिंदी वाला जो लिटरेचर है उसको, पर इसको हम अपने सिलेबस का पार्ट जरूर, एजुकेशन का पार्ट जरूर, क्योंकि एनईपी का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारतीय ज्ञान परंपरा। क्योंकि अगर हम उसी से हमारे मन में भारत के प्रति जो हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म की कमी है, देशभक्ति की कमी है, या हम अपने आप में प्राइड फील नहीं करते, हमें लगता है जो विदेश की बात है वो बहुत अच्छी है, जो इंडिया की बात है वो अच्छी नहीं है। तो ये भावना कहाँ से आई? ये भावना आई कि जो हमारा पीछे इतिहास रहा, ये बड़ी सोची समझी हुई उनकी एक पॉलिसी थी कि उन्होंने इनको ये बताया जाए कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितने के बाहर के अच्छी हैं चीज़ें। तो इसलिए हम अपने प्रोडक्ट को भी घटिया कहने लगे, हम अपने यहाँ के सिस्टम को भी घटिया कहने लगे खुद ही। तो ये अगर हमें अपना इतिहास पीछे का पता चलेगा तो तब हम अपने आप में प्राइड फील करेंगे। और जीवन में सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ वो होता है सेल्फ प्राइड। अगर किसी पर्सन को अपने आप में ये फील होना शुरू हो जाए कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं, सरकार ने भी कहा ना वोकल फॉर लोकल, हाँ, तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसलिए संस्कृत सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, स्कूल लेवल पे सब्जेक्ट जरूर डालना चाहिए, इसको रादर मैं कहूँगा कंपलसरी कर देना चाहिए। मैं जयपुर गया हुआ था सर, तो उसमें वहाँ पे एक मैंने देखा कि स्कूल, संस्कृत स्कूल है, और वहाँ पे मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, ऐसा नहीं, हर कम्युनिटी के बच्चे थे वहाँ पर, और वो संस्कृत के श्लोक बड़े उच्चारण के साथ और बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि हम संस्कृत के अलग अलग कर्मकांड का अलग सिलेबस है, वो इस तरीके का अलग सिलेबस है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को ये देखने को नहीं मिलता, खास तौर पे हरियाणा की बात करें तो ये कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो अब एनईपी इसको एड्रेस करने के लिए वहाँ प्रावधान तो है कि भी इंडियन नॉलेज सिस्टम को फोकस किया जाए। हम अपने एथिक्स, हमारी वैल्यूज़ या हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ की बात जो कर रहे हैं जिसमें कमी आई है, तो वो उसको कमी को दूर कैसे होगा कि जब हम अपना पुराना इतिहास को पढ़ें, सीखें और उसको लाइफ का पार्ट करें। तो इसलिए कमी है ये। तो इस चुनौती को कैसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देखो, इंडिविजुअल संस्थाओं को ये करना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि एक हर संस्था में, बाकी जितना भी सिस्टम है वो ठीक है, एक भारतीय ज्ञान परंपरा का सेंटर जरूर बना दें, और उसमें पोस्टर्स के थ्रू और उसमें डिफरेंट और मॉडल्स के थ्रू या डिफरेंट लिटरेचर वहाँ रखा जाए, ताकि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जब उसको कोई विजिट करता है या कोई भी बच्चा जो उसमें आता है या टीचर आता है, वो संस्था उस सेंटर में जाएगा, तब कम से कम उसको थोड़ा इतिहास पता चलेगा, वो पढ़ेगा, पोस्टर्स को पढ़ेगा, तो एक उससे अवेयरनेस होती है। तो ये अब हमारी एनईपी की भी ये है, इवन यूजीसी या और रेगुलेटरी बॉडी तो इस पे बात कर रहे हैं कि आपके पास इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर है कि नहीं, ये बनाना चाहिए। तो जितने भी हमारे डिसिप्लिन हैं, जितनी फैकल्टी है, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है जी, उसमें एक इंजीनियरिंग का भी पोस्टर लगाना चाहिए कि उसका भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या संबंध है। मैनेजमेंट का भी एक सेक्शन होना चाहिए, और आपके बाकी साइंसेस के डिपार्टमेंट हैं या जो भी है, मास कम्युनिकेशन है आपका, तो उसमें एक एक सेक्शन सबका बनना चाहिए। जी जी सर, आप आए और इतना सारी चीज़ें आपने बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि ये
यूजीसी के लोग भी देखें और इस चीज़ के ऊपर गंभीरता से सोचें, ताकि हम अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके और नई टेक्नोलॉजी के साथ नया भारत हम बना सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत